जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल तथा वहां से प्राप्त साक्ष्य के विषय में अध्ययन किया था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 4 के अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरास्थल और वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आपने अगर पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो भाग 4 का वीडियो आप जरूर देखिए। उसके बाद आपको भाग 5 का वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले पिछली क्लास को कोरिलेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा पुरास्थल जो था 1921 में, जिसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में श्री राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य किया था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत मोंटगोमरी जिले में पुरास्थल जो है प्राप्त हुआ। और वह पुरास्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। वहां से हमने आपको बताया था तांबे की एक्का गाड़ी, तांबे का पैमाना, तांबा गलाने की भट्टी, कांस्य दर्पण अर्थात शीशा, कांसे का शीशा प्राप्त हुआ था। कुम्हार का चाक, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है, गोल गोल पहिया घूमता है, उसे कुम्हार का चाक कहते हैं। तो कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ। श्रमिक आवास अर्थात हड़प्पा जो पूरा स्थल था वहां पर श्रमिक वर्ग के लोग निवास करते थे, तो श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। अन्नागार, अन्न रखने के लिए घर प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है। और मृण मूर्ति, उर्वरता की देवी या मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई। मृण का मतलब मिट्टी की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई। हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एक श्रृंगी पशु की मोहर प्राप्त हुए हैं। अब ये स्पष्ट नहीं है कि एक श्रृंगी पशु कौन था, लेकिन एक सींग बनी हुई थी और उस पशु की मोहर प्राप्त है। कहां से? हड़प्पा पुरास्थल से। तो एक श्रृंगी पशु की मोहरें भी हमें हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, हड़प्पा पुरास्थल से 100 का मतलब होता है 100 शरीर, जो आदमी मर जाता है तो उसे दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार से 3700 प्राप्त हुए हैं। कहां से? हड़प्पा पुरास्थल से, जिसका नाम ही रख दिया गया RS-37। 3700 प्राप्त होने के कारण उस जगह का नाम या उसका नाम ही रख दिया गया RS-37। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण थे। और हड़प्पा पुरास्थल जो था वो पूरी तरीके से एक तरीके से श्रमिक वर्ग वहां पर निवास करते थे। श्रमिक वर्ग का मतलब है कि वहां पर श्रमिक वर्ग ज्यादा काम किया करते थे। श्रमिक वर्ग का एक प्रकार से वहां पर ही स्थल था निवास करने का। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पुरास्थल भी पाकिस्तान का सिंध प्रांत लरकाना जिला में, जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। इसकी खोज उत्खनन का काम किया था राखाल दास बनर्जी ने। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो पुरास्थल के उत्खनन का काम किया। और मोहनजोदाड़ो जो पुरास्थल था, ये पूरा स्थल जो है यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को अगर तोड़ा जाए तो मुअन, धनजो, धन दाड़ो, 3 शब्दों में टूटेगा। तो मुअन का मतलब होता है मुर्दा, और जो का मतलब का, और दाड़ो का मतलब टीला। तो मुर्दों का टीला, मुअनजोदाड़ो, मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मुर्दों का टीला। और यहाँ से क्या प्राप्त है? सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हैं। सूती का मतलब कपास, कॉटन, कॉटन के वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हैं। और पुरोहित आवास, पुरोहित वहां पर पुरोहित हुआ करते थे, तो पुरोहित के वहां पर हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहां पर पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो पुरोहित आवास प्राप्त हुए हैं। और साल लपेटे हुए योगी, योग की मुद्रा में बैठे हुए साल लपेटे हुए योगी की मूर्ति भी हमें कहां से प्राप्त है? तो मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार,
और विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े अन्नागार और स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो पुरा स्थल से। और मोहनजोदाड़ो जो पुरा स्थल था वहां से हमें तांबे की तांबे का पलड़ा, तांबे का तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? तराजू का पलड़ा कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदाड़ो से तांबे का ढेर भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। और सभागार, बड़ा सा सभागार, मीटिंग करने के लिए, सभा करने के लिए वहां पर बहुत बड़ा सभागार भी हमें कहाँ से प्राप्त है? तो हमें प्राप्त है कहाँ से? मोहनजोदाड़ो। और सबसे महत्वपूर्ण जो था मोहनजोदाड़ो से, वहां से हमें मोहनजोदाड़ो से किसकी मूर्ति प्राप्त है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मतलब नटराज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कांसे की नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? कांसे की नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी या नटराज की मूर्ति हमें प्राप्त है। और मोहनजोदाड़ो जो पूरा स्थल था एक बहुत बड़ा विकसित और बहुत ही सुनियोजित ढंग से बनाया हुआ नगर था। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण साक्ष्य के विषय में हमने अध्ययन किया। अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, जो मोहनजोदाड़ो पूरा स्थल था वहां से 3 सिर वाले पशुपत शिव की मूर्ति प्राप्त है। 3 सिर और तीनों सिर पे एक-एक सींग। तो 3 सिर वाले तथा 3 सींग वाले। 3 सिर वाले और उस पर तीनों सिर पे कितनी सींग? 3 सींग। हर प्रत्येक सिर पर 1 सींग। तो 3 सिर वाले 3 सींग वाले पशुपत शिव की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है, जिसके दाएं-बाएं और आगे जो है जंगली जानवरों को बैठाया हुआ दिखाया गया है। दाएं साइड में आप देखेंगे तो वहां पर हाथी और गैंडा दिखाया गया है, सामने हिरन दिखाया गया है। और बाएं साइड में आप देखेंगे तो आपको वहां पर भैंसा और बाघ, इन सबके चित्र जो है उस पशुपत शिव की मूर्ति में अंकित किया गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण है, इसे हमें नहीं भूलना है। और मृतकों की गली मिली है, कुआं मिला है, मृतकों की गली, कुआं, और कुएं में नर कंकाल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो से। तो यहाँ से ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो है मृतकों का टीला मिला, मृतकों की गली, और कुएं से क्या मिला है? नर कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। और मोहनजोदाड़ो पुरा स्थल से हमें कहीं से भी कब्रगाह के प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं है। मोहनजोदाड़ो पुरा स्थल से अभी तक कब्रगाह के प्रमाण अभी तक हमें प्राप्त नहीं है। अब हम चंद की बात कर लेते हैं। चंद भी पाकिस्तान में ही है, बलूचिस्तान प्रांत, मकरा वहां पर बलूचिस्तान प्रांत और समुद्र तट आप समझिए सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। गोपाल मजूमदार ने उसके उत्खनन का काम किया था। तो 1931 में गोपाल मजूमदार ने इसके उत्खनन का काम चंद पुरा स्थल का किया था। और चंद पुरा स्थल से हमें प्राप्त है दवात, दवात प्राप्त है, कुत्ते तथा बिल्ली के पंजे वाले निशान प्राप्त हैं। और औरतों के मेकअप वाले सामान भी प्राप्त हैं। औरतों के मेकअप वाले सामान में हमें प्राप्त है कंघा, लिपस्टिक और गुड़िया, मनका, मनके का हार, मनका मतलब मोतियों का, मोतियों का हार, गुड़िया, लिपस्टिक, काजल, कंघा, इस सुई, धागा, ये सारे जो है साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हैं? चनहूदड़ो से। चनहूदड़ो से इस तरीके से हमें साक्ष्य प्राप्त हैं। और कालीबंगन जो है राजस्थान का हनुमानगढ़ किला या खेतड़ी किला है, वहां से भी हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां। कालीबंगन का मतलब काली चूड़ियां, क्योंकि वहां पर काली चूड़ियों का कारखाना था, काली चूड़ियों बनती थी, तो इसलिए वहां से बहुत सारी तांबे की काली चूड़ियों के हमें प्राप्त हैं साक्ष्य। इसीलिए कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां। सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगन, इसीलिए काली का मतलब काला रंग और बंगन का मतलब चूड़ी, कंगन, बंगन। तो इस तरीके से कालीबंगन का मतलब चूड़ी, यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त है। और इसी तरीके से हमने लोथल बताया था। लोथल पुरा स्थल एक पत्तन शहर था, बंदरगाह शहर था, वहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हैं, अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हैं लोथल से।
एक अग्निकुंड, लेकिन वहीं पर कालीबंगन से 7 अग्निकुंड, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमें प्राप्त हैं। और यहाँ पर कालीबंगन से धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त हैं, और रंगपुर से भी धान की भूसी के प्रमाण हमें प्राप्त हैं। तो इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अब हम आज महत्वपूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली गई थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो नगर था, वो शहर था, वो किस तरीके से बना था, अर्थात वहां की सड़कें कैसी बनी थी, वहां पर जल निकासी अर्थात जल निकलने के लिए कैसी व्यवस्था थी, नाली की व्यवस्था कैसी थी, और उनके मकान किस तरीके के बनते थे। अब मकान कच्चे हुआ करते थे कि या ईंटों के बने हुआ करते थे, मकान हड़प्पा वासियों के एक मंजिला हुआ करते थे कि बहुमंजिला हुआ करते थे, और हड़प्पा वासियों जो हड़प्पाई शहर थे, वो शहर कैसे थे, अर्थात उनका उसमें किस तरीके से किस वर्ग वर्ग में लोगों को विभाजित किया गया था, अर्थात हड़प्पाई पूरा स्थल दुर्गीकृत था, कुछ भाग दुर्गीकृत अर्थात किलेबंदी में रहते थे, और कुछ क्षेत्र जो है किलेबंदी में नहीं था। तो इन सब के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के शहर जो थे, वो मुख्यतः 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहर, चाहे वो हड़प्पा, चाहे आप जो है हड़प्पा पूरा स्थल ले लें, चाहे मोहनजोदाड़ो ले लें, चाहे कालीबंगन, चाहे धौलावीरा, आप इस तरीके से, और चन्हुदड़ो, इन सब के जो हड़प्पाई सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पाई पूरा स्थल थे या नगर थे, जो शहर थे, वो कितने भागों में विभक्त थे? 2 भागों में विभक्त थे। एक पश्चिमी भाग था और एक पूर्वी भाग था। तो जैसे हम खड़े हैं, तो ये वाला हाथ जो है कौन सा भाग है? पश्चिमी, और ये कौन सा है? पूर्वी। तो पश्चिमी और पूर्वी, बीच से यहाँ पर ये जो आस्तीन बना हुआ है, ये समझ लीजिए नदी जा रही है। तो इस तरीके का पार्ट जो है, इस दाएं साइड का पार्ट पश्चिमी क्षेत्र और बाएं साइड का पार्ट पूर्वी क्षेत्र। तो हड़प्पाई शहर जितने भी शहर थे, वो कितने 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 भागों में विभक्त थे? 2 भागों में, एक पश्चिमी भाग क्षेत्र और एक पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो हुआ करता था, पश्चिमी क्षेत्र में प्रशासकीय वर्ग के लोग निवास करते थे, अर्थात खास लोग, विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, आला कमान, है ना, सिविल अधिकारी हुआ करते थे, या विशेष वर्ग के लोग, वो किधर निवास करते थे? पश्चिमी क्षेत्र की ओर। और जबकि जो सामान्य वर्ग के लोग, हमारे आपके जैसे लोग, किधर निवास करते थे? पूर्वी पूर्वी क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर हुआ करता था, उसके पूर्वी क्षेत्र में, अर्थात पूर्वी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे, और पश्चिमी क्षेत्र में कौन से? विशिष्ट वर्ग अर्थात प्रशासकीय वर्ग के लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहर कितने भागों में विभक्त थे? 2। कौन कौन से? पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन से वर्ग के लोग निवास करते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में प्रशासकीय वर्ग के लोग, शासकीय वर्ग के लोग, विशिष्ट वर्ग के लोग निवास करते थे। और वहीं पर पूर्वी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोग, साधारण वर्ग के लोग क्या करते थे? निवास करते। और बीच से नदियां थी, तो शहर जो बसा करते थे, नदियों के किनारे ही सारे पूरा स्थल प्राप्त हुए, नदियों के किनारे ही बसा करते थे। तो नदी के इस क्षेत्र में जो था पश्चिमी क्षेत्र था, उधर प्रशासकीय वर्ग, और पूर्वी क्षेत्र जो था वो सामान्य वर्ग। यहाँ पर हमने फिगर बनाया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बीच से हमने नदी निकाला है, यहाँ से बीच से नदी निकली है, और यहाँ नीचे चबूतरा बना हुआ करता। शहर एक चबूतरे पर बना हुआ करता था, पूरा शहर एक चबूतरे पर, नीचे चबूतरा हुआ करता था। और पूर्वी क्षेत्र उसी चबूतरे नीचे टीला, उसका जो मकान शहर था पूर्वी क्षेत्र का, वो निचला सिरा था। और वो जो पश्चिमी क्षेत्र था, वहां पर ऊंची आकृति बनाकर ऊंचाई पर वो शहर क्या हुआ करता था? बना था। किधर? पश्चिमी क्षेत्र का। विशिष्ट वर्ग के लोगों का निवास ऊंचे टीले पर बनता था, यहाँ पर खूब ऊंचा रख के, यहाँ पर टीला। तो इस पश्चिमी क्षेत्र में प्रशासकीय वर्ग के लोग, और पूर्वी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोग, और नीचे चबूतरे पर पूरा एक शहर, समझ लीजिए ये पूरा एक शहर है, और ये पूरा शहर एक जो है परिदृश्य है। और पश्चिमी क्षेत्र में प्रशासकीय वर्ग के लोग, और पूर्वी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोग निवास करते, और बीच से नदी जो है, नदियों का गमन हुआ रहता था, ठीक है ना, पानी, नदियों के किनारे पूरा स्थल बसा करते थे। अब हम बात कर लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूरा स्थल थे, अब पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में विभक्त थे। तो पश्चिमी क्षेत्र जो हुआ करता था, वो किलेबंदी किए रहते थे।
पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता के जो पश्चिमी क्षेत्र थे, वो पश्चिमी क्षेत्र को क्या चारों ओर से क्या की रहती थी, किलेबंदी की गई रहती थी। चारों ओर से किला अर्थात चारों ओर से किलेबंदी की गई रहती थी। क्यों किलेबंदी किए, क्या जरूरत थी किलेबंदी करने की? तो क्योंकि जो पुरा स्थल हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, नदियों के किनारे हुआ करते थे। तो नदियों के किनारे बसा करते थे, तो नदियों में बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? और जब नदियों में बाढ़ आएगी तो नदियों का पानी बहकर कहाँ जाएगा? शहर की ओर जाएगा। और जो शहर की ओर जाएगा तो शहर में क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा, जिससे वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी। तो इस वजह से किलेबंदी किए रहते थे विशिष्ट वर्ग के लोग। सामान्य वर्ग के लोग बेचारे वैसे ही देख रहे हैं आप लोग। तो सामान्य विशिष्ट वर्ग के लोगों का जो क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र जो था, वो चारों ओर से क्या किया रहता था? किलेबंदी की गई रहती। क्यों किलेबंदी की गई रहती थी? पहला तो जो है बाढ़ से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, और दूसरा बाह्य आक्रमण से बचने के लिए। अब देखिए, बाह्य आक्रमण, अगर कोई आक्रमणकारी अगर आक्रमण करेगा तो पहले मेन शहर पर, जैसे अभी कोई देश भारत पर आक्रमण करे तो पहले मेन जो है क्या कहते हैं, शहरों पर आक्रमण करेगा, और मेन पर, और नॉर्मल ग्रामीण पर थोड़ी ना अटैक करेगा, शहर पर। तो इसी तरीके से जो विशिष्ट वर्ग के लोग पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र को क्या कर दिया गया? दुर्गीकृत, ताकि आक्रमण करें तो उस समय आक्रमण करें तो उनको समय मिल जाए पूरी तरीके से व्यवस्थित होने का। तो इसलिए यहाँ पर दुर्गीकृत किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र को क्या किया गया था? दुर्गीकृत, किलेबंदी किया गया था। क्यों किलेबंदी किया गया था? नदियों के बाढ़ से सुरक्षा के लिए तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए पश्चिमी क्षेत्र को क्या किया गया था? किलेबंदी किया गया था, दुर्गीकृत किया गया था। ठीक है ना? लेकिन पूर्वी क्षेत्र जो हुआ करते थे वो किलेबंदी में नहीं रहते थे। अब देखिए, लेकिन इसमें भी कुछ नगर ऐसे थे जो भिन्न भिन्न नगर नियोजन प्रणाली में बने थे। अर्थात कुछ शहर ऐसे थे, नगर ऐसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जो मतलब है कि पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं था, या दोनों क्षेत्र दुर्गीकृत था। तो उनके अपवाद स्वरूप मैंने नीचे समझाया है। तो पहला हम बात कर लेते हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो स्थल जो था, वो चन्हूदड़ो स्थल पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दोनों में किलेबंदी नहीं की गई थी। तो कौन सा? चन्हूदड़ो स्थल जो था, वो ना ही उसका पश्चिमी क्षेत्र किलेबंदी में था, ना ही पूर्वी क्षेत्र। तो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र दोनों किलेबंदी में नहीं था। बीच में नदियां बनी हुई है, नीचे चबूतरा रहता था। हर जगह आप चबूतरा बनाएंगे तो समय लगेगा, आप समझ सकते हैं। ऊपर मैंने एक परिदृश्य आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चन्हूदड़ो किलेबंदी में नहीं है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र ऊंचाई पर है ना, टीले पे है। और जो पूर्वी क्षेत्र है वो निचला सिरा है, निचले सिरे में एकदम निचले आकृति में जो है बना हुआ है। ये पश्चिमी पूर्वी शहर है और ये पश्चिमी शहर है। क्या किलेबंदी मैंने किया है? किलेबंदी नहीं है, क्योंकि ये शहर चन्हूदड़ो शहर किलेबंदी में नहीं था। ना ही ना ही पूर्वी क्षेत्र और ना ही पश्चिमी क्षेत्र। दूसरा अपवाद है कालीबंगन। कालीबंगन एक ऐसा पूरा स्थल है जिसका पश्चिमी क्षेत्र भी किलेबंदी में था और पूर्वी क्षेत्र भी किलेबंदी में था। तो चन्हूदड़ो में दोनों पूरा स्थल किलेबंदी, दोनों पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र दोनों जो है किलेबंदी में नहीं थे। जबकि कालीबंगन के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात विशिष्ट वर्ग के लोगों का, प्रशासकीय वर्ग के लोगों का जो क्षेत्र था, और सामान्य वर्ग के लोगों का जो क्षेत्र था, दोनों अलग अलग किलेबंदी में थे। दोनों अलग अलग किलेबंदी में थे। यहाँ पर आप देखिए, तो पश्चिमी क्षेत्र में अलग किलेबंदी की गई है और पूर्वी क्षेत्र में अलग किलेबंदी की गई। कहाँ पर? कालीबंगन में। लेकिन चन्हूदड़ो में दोनों क्षेत्र में किलेबंदी नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं इसका सुरकोतदा, बनावली और सुक्का गेंडोर। सुरकोतदा, बनावली और सुक्का गेंडोर। सुरकोतदा और बनावली और सुक्का गेंडोर जो पूरा स्थल था, ये पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दोनों एक ही किलेबंदी में थे। सुरकोतड़ा या बनावली या सुक्का गेंडोर पूरा स्थल के जो जो क्षेत्र थे वो एक ही किलेबंदी में थे। अर्थात पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को एक ही किलेबंदी में। जबकि कालीबंगन में आप देख रहे हैं क्या? पश्चिमी क्षेत्र अलग किले में और पूर्वी क्षेत्र अलग किले में, है ना, ताकि इस वर्ग के लोग इसमें जाके ना मिल पाए और इस वाले में इसमें, तो अलग अलग किया गया है। यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों को एक ही किले के अंदर रखा गया है। तो इस तरीके से पहला चन्हूदड़ो ना ही पूर्वी
पूरा क्षेत्र ना ही पश्चिमी क्षेत्र किलेबंदी में था। लेकिन कालीबंगन पूर्वी क्षेत्र में अलग किलाबंदी और पश्चिमी क्षेत्र में अलग किलेबंदी, परंतु वहां पर सुरकोतदा, बनावली और सुतका गेंदोर में क्या था, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दोनों एक ही किलेबंदी में थे। अब हम बात करेंगे लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल अपवाद है। लोथल पुरा स्थल जो था ना ही पश्चिमी क्षेत्र में विभक्त था, ना ही पूर्वी क्षेत्र में, अर्थात लोथल एक ही भाग में था। लोथल पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में विभक्त नहीं था। लोथल एकमात्र ऐसा अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें केवल एक ही भाग था, अर्थात दो भागों में विभक्त पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में विभक्त नहीं था और ना ही उसमें किलेबंदी की गई। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एकमात्र ऐसा अपवाद है जो केवल एक भाग में था, एक ही भाग था जो दो भागों में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में विभक्त नहीं था और उसमें किलेबंदी नहीं की गई थी। तो कौन सा हो गया, लोथल। अब धौलावीरा एक ऐसा पुरा स्थल है जो तीन भागों में विभक्त था। धौलावीरा तीन भागों में विभक्त था, एक प्रशासकीय वर्ग के लोग, एक सामान्य वर्ग के लोग और एक निम्न वर्ग के लोग, तीन भागों में विभक्त था। तो प्रशासकीय वर्ग के लोग और सामान्य वर्ग के लोगों को एक ही किलेबंदी में रखा गया, प्रशासकीय वर्ग और कॉमन वर्ग के लोगों को एक ही किलेबंदी में रखा गया, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों का अलग भाग था। तो इस तरीके से हमने आपको बताया सिंधु का, और जितने भी इसके अलावा जो पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सारे क्या थे, पश्चिमी क्षेत्र जो था किलेबंदी में रहता था और पूर्वी क्षेत्र जो था वो क्या रहता था, दुर्गीकृत नहीं रहता था। इसके अलावा जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः जो शहर थे, जो अपवाद हमने बता दिया, और जितने भी शहर थे वो सारे शहर जो है क्या थे, पश्चिमी क्षेत्र किलेबंदी में हुआ करता था, दुर्गीकृत हुआ करता था, लेकिन पूर्वी क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं हुआ करता था। अपवाद स्वरूप मैंने बताया चंदमुदड़ो जो था ना ही पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत था, ना ही पूर्वी क्षेत्र दुर्गीकृत था। कालीबंगन जो था पश्चिमी क्षेत्र अलग दुर्गीकृत था और पूर्वी क्षेत्र अलग किलाबंदी की गई थी। और वहीं पर जो है सुतका गेंडोर और सुरकोतदा और बनावली जो था पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र दोनों को एक ही किलेबंदी में रखा गया था। और लोथल जो था वो एक ही भाग में था, दो भागों में विभक्त नहीं था और उसमें किलेबंदी नहीं की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है लोथल। और धौलावीरा पुरा स्थल जो था वो तीन भागों में, धौलावीरा नगर जो था, शहर था, वो तीन वर्गों में विभक्त था। तो पश्चिमी और मध्य और पूर्वी तीन भागों में विभक्त था और पश्चिमी और कामन जो बीच वाला भाग था वो दोनों एक ही किले में था और जो पूर्वी था वो किलेबंदी नहीं की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क कैसी थी, रोड कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 अंश पर। समकोण का मतलब 90 अंश। जैसे एक सड़क हमने यहाँ पर बनाया, देखिए ये ऐसे मैंने सड़क बनाई और इधर से एक सड़क जानी है, तो ये कितने डिग्री पर काट रही है, 90 अंश पर। तो इसे बोलेंगे समकोण। समकोण का मतलब जिसका कोण कितने डिग्री का हो, 90 अंश का। तो जैसे हमारा ये फिंगर है और ये रोड इधर, तो एक दूसरे को यहाँ पर कितने डिग्री पर काट रही है, 90 अंश पर, समकोण। तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़कें थी वो कैसी थी, प्रायः समकोण। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें प्रायः समकोण पर एक दूसरे को क्या करती थी, विभाजित करती थी, काटती थी। और इसलिए वो ऐसा उनकी जो दिखते थे, जो सड़कें दिखती थी, वो एक जो है जालसी पद्धति, जाल के नुमा बिछी हुई परिदृश्य उत्पन्न करती थी। जाल का मतलब यहाँ पर मैंने बनाया है, देखिए ये जाल बना। तो ये सड़क इधर से जा रही है, ये सड़क ऐसे सड़कें गई, फिर ऐसे ऐसे सड़क गई है, फिर ऐसे सड़क गई है, और इधर से सड़क ऐसे एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। 90 अंश पर सड़कें क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो सड़कों का अगर परिदृश्य देखा जाए तो पूरा शहर एक जालसी पद्धति में बिछा हुआ, ग्रिड पद्धति में बिछा हुआ परिदृश्य उत्पन्न करता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था शतरंज की भांति, अब ये आपको शतरंज, जैसे शतरंज खेल खेले हुए आप, तो शतरंज में गोटियां ऐसे बिछी होती हैं, तो शतरंज के खेल की भांति जो है बिछा हुआ शहर परिदृश्य उत्पन्न करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता
के जो सड़कें थी प्राय एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 अंश पर काटती थी और वे जो है ऐसा परिदृश्य उत्पन्न करती थी जैसे पूरा शहर जालसी पद्धति में बिछा हो या शतरंज के बोर्ड की भांति बिछे हुए परिदृश्य को उत्पन्न करता था। ग्रिड पद्धति में तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कैसी सड़कें थी? ग्रिड पद्धति में या जालसी, जाल के नुमा, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल होता है, हम मच्छरदानी लगाते हैं तो जाल होता है, नेट होता है, तो वैसे ही जाल की पद्धति में पूरा शहर क्या हुआ था? बिछा हुआ था। शतरंज की भांति बिछा हुआ परिदृश्य उत्पन्न करता था शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की सड़कें कितनी डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी? तो समकोण पर 90 अंश पर एक दूसरे को क्या करती थी? काटती थी। अब हड़प्पा वासी जो थे वो अपने भवनों और एक चीज जो सड़कें बनी थी पकी हुई ईंटों के नहीं बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कच्ची ईंटों की बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किसकी बनी हुई थी? कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, पकी ईंटों की बनी नहीं हुई थी, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, पकी ईंटों की नहीं बनी हुई थी। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे, हड़प्पावासी जो भवन का निर्माण करते थे, घर जो बनाते थे, वो आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पावासी अपने भवनों का निर्माण आग में पकी हुई ईंटों से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने भवनों का निर्माण किससे किया करते थे? आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे। और ईंटें जो हुआ करती थी उसमें अलंकरण नहीं होता था, उसमें कोई कारीगरी नहीं होती थी, एकदम सपाट होता था। अलंकरण का मतलब जैसे ये ईंट बना और यहाँ पर हमने यहाँ पर अलंकृत कर दिया, आर के लिख दिया या ऐसे कोई डिजाइन बना दिया, तो उसे बोलेंगे अलंकरण। अलंकरण का मतलब डिजाइन, आकृति। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी, जो आग में पकी हुई ईंटें थी, उसमें अलंकरण नहीं था, उसमें कोई डिजाइन नहीं बनी थी, उसमें कोई विशेष प्रकार की आकृति नहीं थी, एक सपाटदार ईंटें हुआ करती। जैसे आज के समय की ईंटें होती है उसमें अलंकरण हुआ रहता है, बीच बीच में देखिए डिजाइन बनी होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें कैसी थी? अलंकरण विहीन थी और आग में पकी हुई थी, और आग में पकी हुई ईंटों का निर्माण मकान को बनाने के लिए किया जाता था, और सड़कें जो बनी हुई थी कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। तो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों का निर्माण कैसे होता था? आग में पकी हुई ईंटों से होता था। अब एक बात याद रखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से अलंकरण वाली ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात उसमें कारीगरी की गई है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अलंकृत ईंटें कहां से प्राप्त हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से अलंकृत या नक्काशीदार बोल देगा, नक्काशी का मतलब वही हो जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा, नहीं तो आप कहेंगे अलंकृत पढ़े हैं नक्काशी आ गया, तो नक्काशी का मतलब वही कारीगरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से अलंकृत या नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हैं? तो कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरा स्थल से नक्काशीदार या अलंकृत ईंटें प्राप्त है? तो कालीबंगन से। और किसी भी पुरा स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की नाली व्यवस्था कैसी थी, वहां पर नाली कैसी बनी हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां जो थी बहुत बड़ी बड़ी थी, जो आज के समय में शहर जैसे हैं वैसे बड़ी बड़ी नालियां उस समय 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, जब ईसा मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था उसके पहले के 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक घटते क्रम में चले आए, उस समय इतना विकसित शहर हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का। तो कैसी नगरें, कैसी नाली व्यवस्था थी? बड़ी बड़ी नालियां हुआ करती थी, और नालियां जो बनी थी पकी हुई ईंटों की बनी थी। नालियां जो बनी हुई थी वो कैसी बनी हुई थी? पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी, और उसे ईंटों को एक दूसरे से जुड़ाई के लिए चूने और जिप्सम का प्रयोग किया गया था। ईंटों को जुड़ाई के लिए किसका प्रयोग किया गया था? नालियों की जुड़ाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो नालियां कैसे बनी हुई थी? ईंटों से, आग में पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी, चूना तथा जिप्सम से जुड़ाई हुई थी, और जो नालियां थी वो खुली नहीं रहती थी, उस पर क्या किया गया था? पत्थरों से ढका गया था। यहाँ पर मैंने नाली बनाया है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये पत्थर ऐसे हैं चौकोर टाइप के, और नीचे नाली है, तो उसे पत्थर से क्या किया गया है? ढका गया है।
तो नालियों को पत्थर से क्या किया गया था, ढका गया था। आग में पकी हुई ईंटों से नाली बनी हुई थी और नाली जो थी जुड़ाई का काम जो हुआ था चूना और किससे हुआ था, जिप्सम से हुआ था। इस तरीके से और जो नाली थी वो शहरों तक ही नहीं, ग्रामीण बस्तियों तक नालियों को क्या किया गया था, निकाला गया था। अर्थात नाली की व्यवस्था शहरों में तो थी और बस्तियों में भी नाली की व्यवस्था स्थित थी। और साफ सफाई का हड़प्पा वासी बहुत ध्यान देते थे, स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। जबकि आज के समय में इतना स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता जितना उस समय के वर्ग के लोग ध्यान दिया करते थे। क्यों, किससे पता चलता है, क्योंकि नालियों को ढका गया था पत्थर से। आज के समय में आप नालियों को देखें तो वैसे खुला रहेगा, पड़ा पाट रहेगा, उसमें मच्छर रहेंगे, गंदगी रहेगी, पूरा एकदम अव्यवस्थित रहेगा, बहुत गंदगी रहती। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। नालियों को क्या पत्थरों से ढका गया था और नालियों की जुड़ाई की गई थी ईंटों से, चूना और जिप्सम से, और नीचे सोख्ता नाली बनाई गई थी। सोख्ता का मतलब ये नहीं कि नीचे भी फर्श बना दिया गया तो नाली का पानी बहता हुआ आगे जाए। नीचे सोख्ता का मतलब नीचे पानी सोख लिया करता था। नाली को नीचे नीचे गले जगह जगह पर होल किया गया था ताकि पानी नीचे चला जाए, सोख ले। तो सोख्ता नाली बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इतना ध्यान दिया करते थे। और आवास तो मैंने बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आवास हुआ करता था कैसा हुआ करता था, आग में पकी हुई ईंटों का निर्माण करके जो है क्या बनाया करते थे, घरों का निर्माण। लेकिन आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का निर्माण पत्थरों से नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों का निर्माण या भवनों का निर्माण ईंटों से, पकी हुई ईंटों से हुआ था, पत्थरों से नहीं हुआ था। इसे आपको याद रखना, एग्जाम में दे देगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भवनों का निर्माण किससे हुआ था, तो ईंटों से। या एक एग्जाम में ऑप्शन दे दिया ईंटों तथा पत्थरों से, तो पत्थरों से भवनों का निर्माण नहीं हुआ था, कहीं से साक्ष्य नहीं प्राप्त है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के भवनों का निर्माण कैसा था, पकी हुई ईंटों से बना था। और जो उनके हड़प्पाई वासियों के जो मकान हुआ करते थे, आज के समय में जैसे बहुमंजिला हुआ होता था वैसे एक मंजिला मकान, दो मंजिला और बहुमंजिला मकान भी हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो मकान हुआ करते थे, भवन हुआ करते थे, एक मंजिला, दो मंजिला और कहीं कहीं पर बहुमंजिला के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो घर था उसमें प्रत्येक घर में आपको वहां पर रसोई घर रहेगा, आंगन, शौचालय और तीसरी बात स्नानागार। ये प्रत्येक घर में, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर में रसोई घर, आंगन और स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था थी। उस समय इतनी विकसित नगर नियोजन प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घरों में क्या हुआ करता था, रसोई घर, किचन हुआ करता था। दूसरा स्नानागार हुआ करता था। तीसरा शौचालय हुआ करता था और चौथा आंगन हुआ करते थे। कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता के भवन के मुख्य दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। किधर खुलते थे, गली की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर मुख्य दरवाजे किधर खुलते थे, गली की ओर खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां से भवनों का मुख्य दरवाजा किधर खुला करता था, सड़कों की ओर। लोथल एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां पर भवनों का मुख्य दरवाजा जो हुआ करता था, खुला करता था, सड़क की ओर खुलता था। जबकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के दरवाजे, मुख्य दरवाजे गली की ओर खुला करते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी प्राइवेसी पर बहुत ध्यान देते थे, सेक्रेसी पर बहुत ध्यान देते थे, अपनी निजता पर बहुत ध्यान देते थे। अर्थात अपनी निजी बातों को में ज्यादा ध्यान देते थे। अर्थात सामाजिकता में बहुत कम, मतलब है कि दूसरों से शेयर करने में वो थोड़ा कम जो है को रिलेट करते थे। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इससे पता चलता है क्या थे, प्राइवेसी पर बहुत ध्यान देते थे, निजता पर बहुत ध्यान देते थे। तो इस तरीके से भवनों के मुख्य दरवाजे किधर खुला करते थे, गली की ओर। लेकिन लोथल पुरास्थल के भवन के दरवाजे किधर खुला करते थे, गली की ओर खुला करते थे।
और अब हम कुछ हड़प्पाई समाज के बारे में बात करें। हड़प्पाई समाज कैसा था? तो हड़प्पाई समाज 4 वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाई समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में। एक था योद्धा, युद्ध करने के लिए योद्धा वर्ग हुआ करते थे, है ना, जिसका काम ही था युद्ध लड़ने का, ठीक है ना। तो हड़प्पाई समाज किसमें विभक्त था? युद्ध लड़ने। जैसे आज के समय में जैसे आप वैदिक साहित्य में जाएंगे तो छत्री का काम क्या था? युद्ध लड़ने का। तो योद्धा, छत्री का काम क्या था? युद्ध लड़ने का। तो ऐसे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में योद्धा जो है युद्ध लड़ने के लिए वहां पर हुआ करते थे। और जैसे ब्राह्मणों का काम क्या था? तो ज्ञान देना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान बांटना, अर्थात विद्वता वाले क्षेत्र में वहां पर ब्राह्मण थे। तो वहां पर एक दूसरा क्या था? विद्वान। तो ये पहला युद्ध, दूसरा योद्धा, दूसरा वर्ग विद्वान, और तीसरा वर्ग जो था व्यापार, व्यापारी। आप एक तरीके से समझें, जैसे वैदिक साहित्य जब आप पढ़ेंगे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, उसी तरीके से ये मतलब है कि समाज जो है धार्मिक आधार पर नहीं, उनके कार्य के आधार पर विभक्त था, याद रखना है ना। तो पहला कौन सा? योद्धा वर्ग, दूसरा विद्वान वर्ग, और तीसरा वर्ग कौन था? व्यापारी वर्ग, व्यापार करते थे। और चौथा वर्ग जो था कामगार। कामगार में कौन आते थे? जो मजदूर वर्ग थे, जो किसान थे, कृषि वर्ग थे, जो शिल्पकारी कपड़े की कताई बुनाई किया करते थे, उस तरीके से ये किसमें आते थे? किसमें? शिल्प वाले में, अर्थात कामगार में। तो हड़प्पाई समाज कुल कितने वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में। कौन कौन सा? पहला योद्धा, युद्ध लड़ने के लिए, दूसरा विद्वान, पढ़े लिखे शिक्षक विशिष्ट वर्ग के लोग, और तीसरा जो है व्यापारी, व्यापारी थे, और चौथा कामगार, मजदूर वर्ग, कृषि या शिल्पकार। इस तरीके से जो है, इस तरीके से कामगार, इस तरीके से 4 वर्गों में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? समाज विभक्त था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, मात्र सत्तात्मक था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में घर की मुखिया महिलाएं हुआ करती थी, माताएं हुआ करती थी। अर्थात घर की मुखिया कौन हुआ करती हैं? थी सिंधु घाटी सभ्यता में माताएं हुआ करती थी, इसलिए मात्र सत्तात्मक या महिला प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो महिला प्रधान था, अर्थात मात्र सत्तात्मक था। घर की मुखिया महिलाएं हुआ करती थी, पुरुष नहीं हुआ करते थे। अर्थात पूरे घर की मुखिया, पूरा घर पर दबदबा किसका कायम रहता था? महिलाओं का। अगर कोई बाहर जाता भी था या पुत्र या पुत्री, तो उसकी माता के नाम से उसको पूछा जाता था कि आपकी माता का क्या नाम है। जैसे आज के वर्ग में आप जाते हैं तो कहते हैं आपके पिता का क्या नाम है। तो वैसे उस समय में महिलाएं प्रधान हुआ करती थी, माता के नाम से पुत्र या पुत्री को जाना जाता था कि किसके पुत्र हैं या किसकी पुत्री हैं। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्ग में विभक्त था? 4 वर्गों में। कौन कौन सा? पहला वर्ग योद्धा, दूसरा वर्ग विद्वान, तीसरा व्यापारी, और चौथा कामगार। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे? मूल रूप से, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है भूमध्य सागरी थे। हमने आपको बताया था कहीं कहीं द्रविड़ मिलता है, लेकिन ज्यादा जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं किसके? भूमध्य सागरी। भूमि का मध्य भाग, इक्वेटर, जैसे ये भूमि है, ये ग्लोब है, और यहाँ से मध्य भाग से ये लोग आए थे, तो इक्वेटर से, है ना। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? भूमध्य सागरी थे। सबसे ज्यादा प्राप्त जो प्रमाण प्राप्त है भूमध्य सागरी के, और कुछ अल्पलाइन, है ना, भी थे, ये कैटेगरी है। दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जो थे, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति मिली है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। सिंध मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति से पता चलता है किस तरीके के लोग थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और मंगोलियाड। तो इस तरीके से जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से कहाँ के निवासी थे? भूमध्य सागरी थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अल्पलाइन बहुत कम, लेकिन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड कांसे की नर्तकी जो कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, वो कैसे थे? किसकी है? किस तरह के मानव की? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ठीक है ना, और मंगोलियाड इस तरीके से ये सारे जो है हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए। और हड़प्पा वासी जो थे सौंदर्य प्रसाधन पर और आभूषण पर बहुत ध्यान देते थे। हड़प्पाई वासी सौंदर्य प्रसाधन का मतलब सुंदरता के लिए, जैसे आज के समय के लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए,
भले सुंदर ना हो लेकिन पूरी जिंदगी लगाते रहते हैं, वो अलग बातें हैं। तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किया करते थे और आभूषण पहनते थे। जैसे आज के लोग आभूषण आभूषण जो पहनते थे, वो स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग के लोग पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सब बहुत ज्यादा रुचि किसमें थी? आभूषणों में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण में बहुत रुचि रखते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सौंदर्य प्रसाधन पर विशेष ध्यान देते थे। और हमने आपको बताया है कि चनहूदड़ो पुरास्थल से हमने आपको बताया कंघा और लिपस्टिक, काजल, गुड़िया, इस तरीके से हमें वहां से, और सिंदूर, इस तरीके से हमें क्या है? साक्ष्य प्राप्त है। तो इससे पता, चूड़ी चूड़ी काजल, कंघा, गुड़िया और लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सौंदर्य पर, सुंदरता पर बहुत विशेष ध्यान देते थे, अर्थात इस तरीके से। और जो हड़प्पा वासी थे वो आभूषण का प्रयोग स्त्री और पुरुष वर्ग, दोनों वर्ग के लोग किया करते थे। तो इस तरीके से हमने आपको पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी आपको स्पष्ट तरीके से समझाया, अध्ययन कराया। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा और आपके किसी भी क्लास का कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो धन्यवाद, फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।